इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि सर रैखिक समीकरण क्या है। एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। 3x + y बराबर 7। यहां पर देखिए x का घात 1 है और y का भी घात 1 है। इस समीकरण में चर 2 है लेकिन एक ही घात है, तो यह एक घात का समीकरण है तो रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें चर कितना है 2। अगर ऐसे रहता 8x - 4 = 0, यह भी रैखिक समीकरण है। दोनों में अंतर क्या है, यहां पर 2 चर है और यहां पर 1 चर है। यह एक चर का रैखिक समीकरण है और यह 2 चर का रैखिक समीकरण है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2a + 3b - 4c + 8 = 0। यहां पर देखिए 3 चर है a b c, लेकिन तीनों चर का घात 1 ही है। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है और यह अचर पद है, तो यह रैखिक समीकरण ही होगा। लेकिन इसमें चर कितना हो गया, 3 हो गया, तो यह भी रैखिक समीकरण है, लेकिन यह 2 चर में रैखिक समीकरण है। यह भी रैखिक समीकरण है, यह एक चर में रैखिक समीकरण है और यह भी रैखिक समीकरण है, लेकिन यह 3 चर में रैखिक समीकरण है। अगर हम x² - 4x + 6 लेते हैं, यहां देखिए घात 2 हो गया, तो यह जो है रैखिक समीकरण नहीं होगा, यह होगा आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो यहां पे यह स्पष्ट हो गया रैखिक समीकरण कौन होगा, जिस समीकरण में चर पद का अधिकतम घात 1 हो उसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। जैसे यहां पर घात 1, तो यह रैखिक समीकरण है, यह भी रैखिक समीकरण है और यह भी रैखिक समीकरण है, लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है। यह कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। ये वाला रैखिक समीकरण 2 चर में है, यह वाला रैखिक समीकरण 1 चर में है और यह वाला रैखिक समीकरण 3 चर में है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जोड़ा। रैखिक समीकरण का देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे तो 2 चर उसमें पाया जाएगा और 2 चर का हल निकालने के लिए कम से कम 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ युग्म के बारे में पढ़ना है। देखिए अब रैखिक समीकरण का 2 चर में मानक रूप क्या होगा। 2 चर में रैखिक समीकरण जो होगा, रैखिक समीकरण इसका मानक रूप आएगा, यह युग्म नहीं है, केवल एक है। ax + by + c = 0। जैसे उदाहरण के लिए 3x - 4y + 7 = 0। यहां पर देखिए a क्या है, x का गुणांक। इस समीकरण में a के जगह पे 3 है, b के जगह पे -4 है और c के जगह पे कितना है, 7 है। a जो है x का गुणांक है, b जो है y का गुणांक है और c क्या है, अचर पद है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। √2x - √3y = 0। यहां पर a का गुणांक है x का गुणांक है √2, तो a का वैल्यू होगा √2। b का गुणांक है -√3, तो y का गुणांक है -√3, तो b का वैल्यू क्या होगा, -√3। और यहां पे अचर पद नहीं है तो 0 हो गया। अब देखिए रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होगा हमेशा एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा यानी कि सीधा रेखा। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा कहने का मतलब क्या हुआ, एक सीधा रेखा। तो अभी तक हम लोग केवल इसके डेफिनेशन को समझे। रैखिक समीकरण क्या है, तो जिस समीकरण का घात 1 होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। यह एक चर में भी हो सकता है, 2 चर में भी हो सकता है या 2 से ज्यादा में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर चर 2 है तो 2 चर का रैखिक समीकरण है, यहाँ पर चर 1 है तो 1 चर का रैखिक समीकरण है और यहाँ पे चर 3 है तो ये 3 चर का रैखिक समीकरण है। अब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है 2 चर में रैखिक समीकरण के युग्म को। तो पहले 2 चर के एक रैखिक समीकरण को देखते हैं। इसका मानक रूप ax + by + c होता है और ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। a क्या है, x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक और c क्या है, अचर पद।
और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ए का मान कभी शून्य नहीं होगा और ना ही बी का मान शून्य होगा, क्योंकि ए और बी दोनों में से किसी एक का मान शून्य हो गया, यदि ए का मान शून्य हो गया तो एक्स गायब हो जाएगा, तब एक ही चर बचेगा। यदि बी का मान शून्य हो गया तो वाई खत्म हो जाएगा, तब भी एक चर बचेगा। दोनों का मान शून्य हो गया तो कोई चर ही इसमें नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी ए और बी का मान शून्य नहीं होगा। शून्य के अलावा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगा। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे। युग्म का मतलब क्या हुआ? एक जोड़ा, यानी दो रैखिक समीकरण एक साथ रहेंगे। इनका मानक रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 क्या है? x का गुणांक पहले समीकरण में, b1 क्या है? y का गुणांक पहले समीकरण में, और c1 क्या है? पहला समीकरण का अचर पद। a2 क्या है? x का गुणांक दूसरे समीकरण में, b2 क्या है? x का गुणांक y का गुणांक दूसरे समीकरण में, और c2 क्या है? दूसरा समीकरण का अचर पद। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये दो समीकरण हो गए, यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण। इस समीकरण में a1 x का गुणांक देखिए क्या है? 2 है, b1 y का गुणांक क्या है? यहाँ पे -3 है, और c1 अचर पद 4 है, a2 7 है, b2 प्लस 2 है, c2 -9 है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 7, 5x प्लस 6y इक्वल्स टू -2। अब देखिए यहां पर इन दोनों समीकरण को पहले मानक रूप में लाएंगे, तब फिर a1, b1 और c1 का मान लिखेंगे। यहाँ दाहिने पक्ष में 7 है, जबकि मानक रूप के दाहिने पक्ष में 0 होना चाहिए। तो यह बड़ा कॉमन मिस्टेक है। अक्सर लोग दाहिने पक्ष में जो अचर पद होता है उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, जबकि यहाँ पर स्पष्ट देखिए इस मानक रूप में दोनों समीकरण के दाहिने पक्ष में क्या है? 0 है। तो पहले इसको हम ठीक करेंगे, 3x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो प्लस 7 है लेफ्ट साइड में आएगा तो वह अपना चिन्ह बदलेगा और -7 होगा, और 5x प्लस 6y, अब यहाँ देखिए -2 है, दाहिने साइड लाएंगे तो वो +2 हो जाएगा। अब a1 का वैल्यू x का गुणांक 3, b1 का वैल्यू y का गुणांक 8, c1 का वैल्यू अचर पद -7, a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 5, b2 6, c2 2। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ जो है, अब देखिए दो रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा और दूसरे का भी ग्राफ एक सरल रेखा। तो किसी भी प्लेन में यदि हम दो सरल रेखा को ड्रॉ करते हैं तो तीन तरीके का हो सकता है, या तो वो एक दूसरे को काट दे, या फिर एक दूसरे के समानांतर रहे, या फिर एक दूसरे के समपाती रहे। तो तीन प्रकार का ग्राफ यहाँ आता है। तो कब कैसा ग्राफ आता है इसको पहले समझिए। यदि पहला कंडीशन हम देखते हैं, a1/a2 नहीं बराबर हो b1/b2 के। अब a1, a2, b1, b2 क्या है? ये अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। a1 पहला समीकरण में x का गुणांक, a2 दूसरे समीकरण के x का गुणांक, b1 पहला समीकरण में y का गुणांक, और b2 दूसरे समीकरण के y का गुणांक। यदि ऐसा स्थिति है तब ग्राफ जो होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। दोनों ग्राफ एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर काटेगा, और उन दोनों समीकरण का अगर हम हल निकालेंगे तो उसका एक हल होगा, और जिस समीकरण युग्म का हल निकलता है उस समीकरण युग्म को हम संगत समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों समीकरण में a1 है 2, b1 है 3, c1 है -6, a2 है 5, b2 है, y के आगे कोई अंक नहीं है तो y को हम 1 गुना y लिख सकते हैं ना, तो y का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया।
तो B2 का वैल्यू कितना है 1 और C2 का वैल्यू है -4। अब हम A1/A2 ज्ञात करते हैं, ये हो गया 2/5। B1/B2 ज्ञात करते हैं, ये 3/1 अर्थात 3 हो गया। अब देखिए चूंकि A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, इसीलिए इस दिए गए समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा वह प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका हल कै गो होगा, तो हल इसका एक हल होगा। और संगत है समीकरण युग्म की असंगत है, तो यह समीकरण युग्म जो होगा वह संगत होगा। कब? जब A1/A2 नहीं बराबर हो B1/B2 के, तब ग्राफ प्रतिच्छेदी अर्थात एक दूसरे को ग्राफ केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगा, और जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का x निर्देशांक x का हल x का मान आएगा और y निर्देशांक y का मान आएगा। अब हम लोग दूसरी परिस्थिति को देखते हैं। A1/A2 यदि बराबर हो जाए B1/B2 और C1/C2 भी बराबर रहे, तब ग्राफ जो आएगा वह ग्राफ संपाती होगा, यानी ठीक एक दूसरे के ऊपर, दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के ऊपर होगा। और इस परिस्थिति में हल जो होगा बाबू वो अनेक हल होगा, और चूंकि हल निकल रहा है तो इसको भी हम लोग संगत समीकरण युग्म ही कहते हैं। जिन समीकरण युग्म का हल निकल जाए उसे संगत समीकरण युग्म कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x + y + 3 = 0, 4x + 2y = -6। अब यहाँ पर दो समीकरण युग्म दिया, लेकिन यहाँ पहले A1 B1 C1 का मान ज्ञात करने से पहले आप देख लीजिएगा दोनों तरफ 0 है कि नहीं। इस दूसरे समीकरण में दाहिने पक्ष में -6 है, तो इस साइड लाएंगे तो +6 हो गया। अब हो गया मानक रूप में। अब A1 है 2, B1 है y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, C1 है 3, A2 है 4, B2 है 2 और C2 है 6। अब अनुपात निकालिए। A1/A2 ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। B1/B2 यह हो जाएगा 1/2। C1/C2 यह हो जाएगा 3/6, कटकर ये भी 1/2 हो गया। अब चूंकि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के और ये भी बराबर है C1/C2 के, तो इस समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा वह संपाती होगा। हल अगर आपसे पूछा जाए तो हल अनेक हल होगा, और संगत असंगत पूछा जाए तो क्या होगा? संगत। अब तीसरी कंडीशन को हम लोग देखते हैं, जहां A1/A2 का अनुपात तो B1/B2 के बराबर होगा ही, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यदि A1/A2 B1/B2 के नहीं बराबर है तब C1/C2 ज्ञात नहीं करेंगे। A1/A2 B1/B2 के नहीं बराबर है तो पहली स्थिति हो गई, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, हल एक होगा, संगत समीकरण युग्म कहा जाएगा। यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाए तब C1/C2 निकालते हैं, वो भी बराबर हो जाए तो अनेक हल होगा, ग्राफ संपाती होगा, और उसको क्या कहेंगे? संगत समीकरण युग्म कहेंगे। यहां पे संपाती। अब देखिए इस परिस्थिति में जो ग्राफ होगा वह ग्राफ आपका आएगा समानांतर ग्राफ, यानी एक दूसरे के पैरेलल ग्राफ। वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। जब कहीं काटिए नहीं रहा है तब हल कहां से होगा? दो लाइन जब एक दूसरे को कहीं काटे ही नहीं तो उन दोनों लाइन में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं, और जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तब उसका कोई हल भी नहीं होगा। अब देखिए इस परिस्थिति का एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, 4x + 6y + 2 = 0। यहाँ ध्यान दीजिए A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू -8, A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू 6, C2 का वैल्यू 2। A1/A2 अगर ज्ञात करें तो 2/4 कटकर 1/2 होगा। B1/B2 का वैल्यू ज्ञात किया जाए तो 3/6, यह भी कटकर 1/2 होगा। और C1/C2 का वैल्यू ज्ञात किया जाए -8/2, यह कटकर -4 होगा।
अब यहाँ स्पष्ट है कि यह दोनों बराबर है, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और यह नहीं बराबर है c1/c2 के, इसलिए ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा। ग्राफ होगा समानांतर। हल पूछा जाए कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा इसका। इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है उसे कहा जाता है असंगत समीकरण युग्म। अब 3.1 का पहला क्वेश्चन है, ये शब्द समीकरण है, इसको बीजगणितीय समीकरण इसका बनाना है और ग्राफ खींचना है। देखिए क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 गोचर है, एक है आफ्ताब की उम्र और एक है उसकी पुत्री की उम्र। एक को x और दूसरे को y मान लेंगे। माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब पहला स्थिति जो है उससे एक समीकरण ज्ञात होगा और दूसरा से दूसरा होगा। पहला स्थिति में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 7 वर्ष पूर्व पहले दोनों का उम्र निकालिए। तो आज यदि आप 10 साल के हैं तो 7 साल पहले आप 10 घटाओ 7 साल के रहे होंगे। उसी प्रकार से आफ्ताब आज 1 साल का है तो 7 साल पहले वर्तमान उम्र में से 7 साल को घटा देंगे, इतना साल का रहा होगा। और उसकी पुत्री जो है आज जो है y ईयर की है, y साल की है, तो 7 साल पहले y - 7 वर्ष की रही होगी। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए x - 7 में और y - 7 में कौन कम है? अब ये दोनों तो चर है, लेकिन x - 7 आफ्ताब का उम्र है और y - 7 उसकी पुत्री का उम्र है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पुत्री का उम्र पिता की उम्र से कम ही होता है। तो 7 गुनी आयु का x - 7 बराबर y - 7 पहले हम लिखेंगे। और आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुना है, तो पुत्री के उम्र में 7 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना किस में करेंगे? जो कम है उसमें। कैसे मालूम चला कौन कम है? तो y - 7 पुत्री की उम्र है और पुत्री की उम्र पिता की उम्र से हमेशा क्या होता है? कम होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में 7 से गुना करते हैं। पहले से 7 गुना था, अब हो गया 49 गुना। पहले से 7 गुना तो था ही, और 7 से आफ्ताब की उम्र में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 49 गुना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यदि तराजू के 2 पलड़े में कोई सामान रखा है और उसको बराबर करना है तो जो कम है उसमें हम जोड़ते हैं या गुना करते हैं, जो पहले से ज्यादा है उसमें नहीं करते हैं। तो x - 7 और y - 7 में x - 7 पहले से ज्यादा है, ठीक है, तो y - 7 में हम 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर आ गया। अब इसको हल कीजिए, x - 7 बराबर 7y - 49, सबको दाहिने तरफ लाइए। x - 7 - 7y + 49 बराबर 0, यानी ये हो गया x - 7y, 49 से 7 गया 42, पहला समीकरण तैयार। अब दूसरी स्थिति देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकालिए। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, अभी वर्तमान उम्र आफ्ताब की x है, 3 वर्ष बाद x + 3 वर्ष रहेगा, बाद है तो 3 साल जोड़ेंगे। और उसकी पुत्री का उम्र अभी है y, तो 3 साल बाद रहेगा y + 3 वर्ष। अब प्रश्न से लिखकर पहले दोनों को हम बराबर करेंगे, फिर देख लेंगे कौन कितना गुना ज्यादा है, तो जो कम होगा उसमें गुना करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब 3 गुना है,
तो पुत्री की उम्र में हम 3 से गुना कर देंगे, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 3y + 9, दाहिने तरफ लाएंगे x + 3 - 3y - 9 बराबर 0। यह हो जाएगा x - 3y + 3 - 9 - 6 बराबर 0, दूसरा समीकरण। यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचना है। तो समीकरण 1 से x बराबर निकालिए, तो x बराबर हो जाएगा -7y, इधर आएगा +7y, +42 आएगा -42। x का वैल्यू आ गया 7y - 42। अब दाहिने तरफ जो है चर, उसका मान आप खुद से लेंगे। जैसे y का मान हम लेते हैं 7, तो x कितना आएगा, 7 × 7 49 - 42 7 हो गया। y का मान 7 लिए तो 7 × 7 49, 49 - 42 कितना हो गया, 7। y का मान यदि हम 6 लेते हैं तो x का मान हो जाएगा 7 × 6 42, 42 - 42 0। अब टेबल 1 बनाइए, x y, y का वैल्यू आपको खुद से लेना है। 7 लिए तो 7 आया, 6 लिए तो 0 आया। दूसरा समीकरण से x बराबर -3y + 3y हो गया, -y 6 हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, y का मान आप लीजिए। y का मान यदि आप 0 लेते हैं तो x बराबर 3 × 0 0 0 + 6 6। y का मान यदि आप 1 लेते हैं तो x बराबर 3 × 1 3 3 + 6 9। अब इसका टेबल आप बना लो, x y, y 0 तो x 6, y 1 तो x 9। अब आइए ग्राफ पे। ग्राफ पे दो अक्ष होता है, एक को हम कहते हैं y अक्ष और एक को कहते हैं x अक्ष। जो खड़ी रेखा है उसको कहेंगे x अक्ष, और जो खड़ी रेखा को y अक्ष और परी रेखा को x अक्ष। अर्थात ये परी रेखा x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां काटा वह मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब देखिए x का अधिकतम मान 7 है, नहीं 9 है, तो x हम 9 तक लेंगे। बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस में तो वैल्यूज है नहीं, फिर भी 2 3 ले लिया जाता है। y का अधिकतम वैल्यू 6 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस में -1 -2 -3। पहला जो बिंदु है, पहले x निर्देशांक तब y निर्देशांक। तो पहला बिंदु है 7 7, x भी 7 और y भी 7, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है 0 6, x 0 यहाँ है, y 6 यहाँ है, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों बिंदु से मिलाकर एक सीधी रेखा खींच देंगे। इसको हम a कहते हैं 0 6, इसको b कहते हैं 7 7, और दोनों का समीकरण नंबर 1 क्या है, x - 7y + 42 = 0। अब आइए दूसरे के लिए, 6 और 0 है, x 6 ये रहा और y 0 है, तो यही बिंदु हो जाएगा। x 9 और y 1 है, 9 और 1 यहाँ पे आएगा। इसका नाम हम लेते हैं P60, इसका नाम लेते हैं Q91, और ये ग्राफ इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर आप खींच सकते हो। ये ग्राफ क्या है, समीकरण क्या है, x - 3y -6 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों ग्राफ जो है आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो दूरी बढ़ते जाएगा, पीछे ले जाएंगे तो एक जगह एक दूसरे को काटेगा। अर्थात ये ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि समानांतर होता तो ये दूरी हमेशा बराबर होती है, ये दूरी घटते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है, यानी पीछे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी उसका समीकरण बनाइए और फिर ग्राफ बनाइए। देखिए यहाँ पर दो चीज खरीदा जा रहा है, बल्ला और गेंद। तो एक बल्ला के कीमत को हम x मान लेते हैं और एक गेंद की कीमत को हम y मान लेते हैं,
ठीक है। और पहली स्थिति के हिसाब से क्या समीकरण आएगा, यहाँ पे खरीदा गया है 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3 बल्ला का कीमत 3x होगा और 6 गेंद का कीमत 6y होगा और दोनों को जोड़कर 3900 रुपया दिया गया। ये आ गया हमारा पहला समीकरण। तथा दूसरा स्थिति में क्या है, उसी प्रकार की 1 बल्ला और 3 गेंद, 1 बल्ला का x और 3 गेंद का 3y बराबर कितना में खरीदा गया, 1300 में। 1 बल्ला का कीमत x, 1 गेंद का कीमत y, 3 बल्ला 6 गेंद 3900 में, 1 बल्ला 3 गेंद 1300 में। अब पहला समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। पहले समीकरण 1 से 3x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6y और x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6y बाई 3। अब y का वैल्यू यदि आप 500 लेते हैं तो x आएगा 3900 माइनस 6 गुना 500 भागा 3 अर्थात x बराबर 3900 माइनस 3000 बाई 3, 900 बाई 3, ये हो जाएगा 300। और y बराबर आप लेते हैं 600, तो x बराबर 3900 माइनस 6 गुना 600 बाई 3, यानी x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 3600, 300 बाई 3, ये हो गया 100। इसको टेबुलाइज कर लेंगे हम, ये हो गया x, ये हो गया y। y लिए है 500 तो x आया 300, y लिए है 600 तो x आया 100। और दूसरा समीकरण से फिर मान निकाल के उसका सारणी तैयार करेंगे। समीकरण 2 से x बराबर 1300 माइनस 3y। अब यहाँ y बराबर यदि 300 लेते हैं तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुना 300 यानी कि 900 घट जाएगा 1300 में से, 400 हो गया। y बराबर यदि आप 400 लेते हो तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुना 400 यानी 1200 घटेगा, यह हो गया 100। अब इसको टेबुलाइज करो, ये x है, ये y है। x y लिए हैं 300 तो x आया है 400, y लिए 400 तो x आएगा 100। अब ग्राफ पे आते हैं। ये x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब देखिए x का अधिकतम मान है 400, इसको अब 1 2 नहीं लेंगे, अब इसको 100 200 लेंगे। माइनस में तो है नहीं। और y का अधिकतम मान आया है यहाँ 600 और यहाँ भी 400 यानी कि 600, 100 200 300 400 500 600 माइनस 100 माइनस 200। पहला है 300 500, 300 और ये रहा आपका 500। दूसरा है 100 और 600, 100 और 600, इसको मिलाइए, इसको A नाम दीजिए 100 500, 100 और 600, इसको B नाम दीजिए 200 और 500 और इसके समीकरण को लिख दीजिए। समीकरण क्या है, पहला 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरे स्थिति में 400 300, 400 और 300 ये रहा, 100 और 400, 100 और 400 ये रहा। अब इसको आप मिला दीजिए, इसका नाम P दे दीजिए 100 और 400, इसका नाम Q दे दीजिए 400 और 300 है, 400 और 300। और इसका समीकरण लिखते हैं, कितना है समीकरण इसका, x प्लस 3y बराबर 1300। देखिए ये a1 बाई a2 आप निकालिएगा, 3 बाई 1 3 हो गया, b1 बाई b2 6 बाई 3 2 हो गया,
तो ग्राफ आना चाहिए प्रतिच्छेदी। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ग्राफ पीछे दूरी घटते जा रहा है, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा, ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। अब इसका समीकरण और ग्राफ खींचना है। तो मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ पर पहली स्थिति जो है उसमें आपका है 2 केजी सेब, 1 केजी का x तो 2 केजी का 2x और 1 किलो अंगूर है, दोनों मिलाकर है 160 रुपया। यह पहला समीकरण आ गया। तथा दूसरे स्थिति में क्या है, 4 केजी सेब यानी कि 4x और 2 केजी अंगूर यानी कि 2y 300 रुपया है। अब आइए समीकरण 1 से यहां हम y निकालते हैं, क्योंकि y अकेला है। 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 40 तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना 40, 160 माइनस 80, 80 हो गया। x बराबर हम लेते हैं 60 तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना 60 यानी 160 माइनस 120, ये 40 हो गया। x लिए है 40 तो y आया 80, x लिए 60 तो y आया 40। समीकरण 2 से 2y बराबर 300 माइनस 4x, तो y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4x बटा 2। अब यहां से x बराबर आप लेते हैं 50 तो y बराबर 300 माइनस 4 गुना 50 बटा 2, 300 माइनस 200 100, 100 बाई 2 50 हो गया। x बराबर आप लेते हैं 50 लिए हैं, 40 लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा 300 माइनस 4 गुना 40 बटा 2 यानी 300 माइनस 160, 140 हो गया। 140 बाई 2 कितना हो गया, 70। अब इसका टेबल तैयार करते हैं। x लिया गया है 50 तो y आया है 50, x लिया गया है 40 तो y आया है 70, 40 और 70। अब आइए ग्राफ पे, x का अधिकतम मान है यहाँ पे 60, यहाँ पे 50, y है 80 अधिकतम। 20-20 का अंतराल लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, माइनस 20 माइनस 40, 20, 40, 60, 80, 100 और नीचे में हो जाएगा माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब x है 40 80, 40 और 80 ये रहा, y फिर दूसरा बिंदु है 60 40, 60 के सामने 40 ये रहा। और इसका 50 50, 40 और 60 के बीच में 50 होगा और यहाँ भी 40 और 60 के बीच में 50 होगा। फिर है 40 70, 40 और यहाँ होगा 70। देखिए यह ग्राफ आपका हो जाएगा समानांतर ग्राफ, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। इसको ए कहते हैं 40 80, यह आपका बी है 60 40, ये आपका पी है 50 50, यह आपका Q है 40 और 70। पहले वाले का पहला समीकरण है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 300। इसका यहाँ पर लिख देते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। यह ग्राफ समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे भी आप देख लीजिए 2/4 1/2, 1/2 भी 1/2, a1/a2 b1/b2 आया बराबर, लेकिन c1/c2 आ जाएगा 160/130, कटाइएगा तो यह आएगा 8/15, तो यह बराबर नहीं आया। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, हमारा समानांतर आना चाहिए, समानांतर आया भी है।